मार्केट का बॉटम कैसे पकड़ते हैं? ग्लोबल ग्रोथ अनसर्टेन है। माय पोजिशनिंग इज हेड्स आई विन, टेल्स आई सर्वाइव। नमस्कार दोस्तों, प्रतीक पारेख आज फिर से हमारे साथ हैं। हमारे घनिष्ठ मित्र हैं। एक बहुत बड़ी वेल्थ मैनेजमेंट इक्विटी रिसर्च फर्म के लिए काम करते हैं। आईआईटी मद्रास से पढ़े हुए हैं। और अगर आप लोगों को याद होगा 2024 में चैनल पे आए थे, बहुत ही बढ़िया चर्चा हुई थी। स्पेशली साइकिल्स के बारे में, मार्केट साइकिल्स के बारे में, इकोनॉमी साइकिल्स के बारे में, बिजनेस साइकिल्स के बारे में। प्रतीक से बेटर अध्ययन बहुत कम लोगों ने किया है। मुझे याद है इन्होंने मार्जिन की बात करी थी कि इंडिया में किस तरह मार्जिन पीक हो रही हैं और इनको तब दिक्कतें दिख रही थी। काफी दूरदर्शी हैं एंड आई वाज रियली हैप्पी विद दैट वीडियो। अब जहां हम पहुंच गए हैं, ट्रंप के कारण पूरे दुनिया में हाहाकार भूचाल हो रहा है, तो मुझे लगा इनको वापस बुलाता हूं। तो प्रतीक, शुरू करने के पहले मैंने एक बुल यहां रखा है कि हमें कुछ तो आशीर्वाद मिले। जिस तरह की मंदी है या बेयर मार्केट है, तो होपफुली विल गेट बुल मार्केट वेरी सून। ऑन दैट नोट, ट्रंप से शुरुआत करते हैं। ट्रंप 1.0, ट्रंप 2.0 में क्या फर्क है? फर्स्ट थैंक्स अजय फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। मतलब बहुत ही अच्छा लगा, लास्ट टाइम भी बहुत मजा आया आपसे चर्चा करके। सो ऑब्वियसली अभी इस बार डिस्कशन लग रहा है कि काफी अलग होगा, बिकॉज अभी पूरी दुनिया ही काफी चेंज हो गई है और अभी सिर्फ इंडिया के बारे में बात करके शायद इतना फायदा नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। सो आई थिंक आप सही जगह से स्टार्ट कर रहे हो कि अभी क्या है कि हम ट्रंप 2.0 को देखा जाए तो वैसे सिर्फ 50 दिन ही हुए हैं, बिल्कुल। बट ऐसा लग रहा है कि हम 4-5 साल से उनको झेल रहे हैं। मतलब 50 दिन में इस बार इतनी एक्टिविटी उन्होंने कर दी है जो लास्ट टाइम के पूरे 4 साल में नहीं की थी। तो ऑब्वियसली टैरिफ्स और वो सब पे भी जाएंगे, बट आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि उनकी ब्रॉडर फिलोसॉफी और ब्रॉडर अप्रोच क्या है इस बार वर्सेस 2.0। सो मैं बोलूंगा कि ब्रॉडर अप्रोच और एनवायरमेंट में 3 या 4 क्लियर डिफरेंसेस है। ठीक है। सो सबसे पहला डिफरेंस है आई थिंक इज कि his own understanding of politics and also what you call power। कि जब ट्रम्प 1.0 आए थे, वो पहली बार व्हाइट हाउस में आ रहे थे, या मे बी इवन एज अ सेनेटर कांग्रेसमैन कभी नहीं रहे। वो कभी व्हाइट हाउस के एस्टेब्लिशमेंट में थे ही नहीं, बिल्कुल नहीं थे। तो खुद भी वो समझ रहे थे कि राजनीति कैसे चलती है, पोस्टरिंग कैसे चलती है, ब्यूरोक्रेसी कैसे चलती है, सो ऑन सो फोर्थ। तो उनको काफी टाइम तो वो समझने में ही लगा। दूसरा, उनके पास पावर भी कम था, इन द सेंस कि व्हाइट हाउस में भले वो मेजोरिटी में थे, बट कांग्रेस और सेनेट में इनके पास फुल पावर नहीं था। इस बार क्या है कि इनके पास व्हाइट हाउस, कांग्रेस और सेनेट तीनों ही रिपब्लिकन्स के पास है। बिल्कुल। विच इज अ वंस इन अ लाइफ टाइम और वेरी रेयर काइंड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी। सो और इस बार क्योंकि वो पॉलिटिक्स में रह चुके हैं, राजनीति में रह चुके हैं, ऑपोजिशन भी वीक है वहां पे, डेमोक्रेट्स में भी मतलब बहुत लास्ट मिनट में जाके इन्होंने इनका प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट चेंज किया था। रिपब्लिकन्स में भी कि और कोई उभर के नहीं आया था, ट्रम्प फिर से आए हुए हैं। मतलब सो इन सम सेंस ही इज वेरी अ लॉट मोर एम्पावर्ड इस बार वर्सेस ट्रम्प 1.0। ओके। तो उनको जो भी इच्छा है करने की, वो और इजीली कर सकते हैं। Second, I think Trump 2.0 is, clarity on mission, which is कि Trump 1.0 में आप देखोगे वो हर 3 महीने में कुछ नई चीज चाहते थे। मतलब नई चीज, फॉरेन पॉलिसी में भी उनको कुछ नई चीज चाहिए होती थी, डोमेस्टिक पॉलिसी में भी नई चीज चाहिए होती थी, टैक्स कट्स नहीं चाहिए होती थी, और उन्होंने somehow उनका वर्डिक्ट अपने S&P 500 के हाथ में दे दिया था कि S&P 500 अगर कोई भी दिन 2 या 3% डाउन होती है तो वो बहुत बुरा मान जाते थे। क्या बात है, एकदम बिल्कुल राइट। ट्रम्प 2.0 में क्या है कि वैसा नहीं है। वो एक पर्पस और क्लैरिटी के साथ कर रहे हैं काम, ऐसा लग रहा है। और इनका पर्पस और क्लैरिटी है कि पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करना। मतलब उनको वही लेगेसी चाहिए जो निक्सन को मिली थी, जहां पे उन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड ब्रेक किया था, या उससे पहले एफडीआर रूजवेल्ट को मिली थी। बिल्कुल। सो और वो तीसरी टर्म वो बोलते हैं कि मतलब फाइट करेंगे वो, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है इवन एज वाइज भी। हाँ, लेकिन कई लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट शायद वांस बन जाए और ये वीपी बन के वहीं से। हो सकता है वो, बट उनकी एज उम्र भी अभी काफी हो गई है, तो वो
इतना फीजिबल होगा देखना पड़ेगा, बट ब्रॉडर पॉइंट इज कि उनको लेगेसी छोड़ के जानी है इस जी बार। जी जी। सो उसके लिए फ्रॉम डे वन देयर इज अ लॉट ऑफ क्लैरिटी एंड पर्पस विद विच दे आर कमिंग। हाँ, और आपने ये बात बहुत अच्छी बोली कि अब शेयर बाजार अगर गिर रहा है इस बार उन्हें फर्क ही नहीं फर्क पड़ता ही नहीं है। पड़ रहा है। 2 दिन में या 11% बाजार गिरता है, करेक्ट। इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता इनफैक्ट इस बार तो उल्टा बोल रहे हैं, इस कि बार तो गिरे। बोल रहे हैं कि हाँ गिरे, कि मेडिसिन चाहिए लेनी पड़ेगी एक। यस यस यस। सो इस बार अगर आप देखोगे कि उनके ऊपर लास्ट टाइम चेक एंड बैलेंस था, एक तो कांग्रेस में पावर कम थी और दूसरा था S&P 500। इस बार उन्होंने दोनों ही चेक उड़ा दिए अपने आप से। सो वोटिंग का जो जो भी होगा वो चेक, वो तो 2 साल के बाद मिड टर्म में दिखेगा और 4 साल के बाद वैसे ही वो लड़ने वाले हैं नहीं। तो इस बार देयर इज मच लेस चेक एंड बैलेंस ऑन ट्रम्प 2.0 वर्सेस ट्रम्प 1.0। ये एक मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो चेक एंड बैलेंस की आप बात कर रहे हैं, ट्रम्प है, व्हाइट हाउस है, कांग्रेस है, फेड है और उनके मित्र हैं जो G20 के, करेक्ट। जीरो कोऑर्डिनेशन, यस एकदम तानाशाही जैसा काम करेक्ट है, राइट? करेक्ट। व्हाट इज योर थॉट? सी ये भी एक बहुत बड़ा दिक्कत है इस बार, कि इस बार ट्रम्प के पास पर्पस और क्लैरिटी है, विच इज कि पूरी वर्ल्ड को चेंज करना, बट क्या कर रहे हैं वो पूरा अकेले जा रहे हैं। मतलब वो और उनके बस 2-4 जो मतलब एग्जीक्यूटिव या मिनिस्टर्स है, वही सारे डिसीजंस ले रहे हैं। नाउ इनिशियली पीपल में से कि ठीक है चेंज कर रहा है, देख करके देखते हैं मतलब एक्सपेरिमेंट कैसे हो रहा है। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि काफी बार इस टाइप की चीज में आप बहुत आगे चले जाते हो बिफोर यू कैन रिट्रेंच। यस। और स्पेशली अगर आप दुनिया में एक बहुत बड़ा कुछ रीसेट कर रहे हो और उसमें अगर आप अकेले जाओगे तो बहुत ज्यादा जगह भिड़ोगे। आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा तभी जाके हो पाएगा। नाउ वो प्रोसेस में थोड़ा लंबा समय लगता है, बट मच बेटर ऑप्शन है। अगर नॉन कॉर्डियल वे में करोगे तो बहुत दिक्कतें होगी, क्योंकि आज यूएस के बाहर तो डेफिनेटली प्रॉब्लम है। मतलब उन्होंने 50-50 साल के रिलेशन हटा दिए। एकदम। जैसे अगर आज मुझसे पूछे कि यूएस का अभी सबसे बड़ा एलाय कौन है, तो सबसे पहले नाम आयरॉनिकली आता है रशिया। बिल्कुल। मतलब विच इज रियली आयरॉनिक। विच इज वेरी आयरॉनिकल कि ये शायद अभी इनको सबसे बड़ा एलाय हो गया है। यूरोपियंस और वो सब को जो इतने सालों से थे, अब वो उनको पूरा ही तहस नहस कर रहे हैं। नहीं, इनफैक्ट हेनरी किसिंगर ने निक्सन के समय में बात बोली थी ना, हम्म, टू बी एन एनिमी ऑफ अमेरिका इज डेंजरस, टू Yeah. बी अ फ्रेंड इट्स फेटल। फेटल। ये तो प्रूव कर रहे हैं। यस बदमाशी ये दोस्तों के साथ ज्यादा ज्यादा कर रहे कर हैं, रहे दुश्मनों के साथ तो बहुत आराम से। करेक्ट। या तो अब फिर दूसरे सवाल पे आते हैं। आपका ये जो नोट है वाकई बहुत ही बढ़िया है, ये रिफ्लेक्सिविटी वाला और पैक्स अमेरिकाना जो आपने और कपिल ने मिलकर लिखा है, कमाल की राइटिंग है। मतलब बहुत कुछ मैंने सीखा है। इसके कुछ चार्ट्स में मैं आपसे चर्चा करूंगा। सबसे पहले आप कह रहे थे कि वो 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व करना Yes. चाहता है। एक आप कह रहे हैं कि डेट का इशू रियल है, या उसके बारे में समझाइए। सो सी हर चीज की एक लिमिट होती है। जी। मतलब अगर आप कोई अच्छी चीज भी बहुत ज्यादा करोगे तो खराब हो जाती है। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल फिटनेस या हेल्थ या डाइट पे ही अगर आप बहुत ज्यादा डाइट क्या करोगे बात। तभी दुबले हो जाओगे, एंड सिमिलरली वाइस वर्सा। सो एक्सेसिव वर्च्यू अपने आप में वाइस बन जाता है। सो डेट का भी क्या है कि यूएस के पास लास्ट 100 साल में अनप्रेसिडेंट पावर था। बीइंग अ रिजर्व करेंसी, दे हैड अ प्रिंटिंग प्रेस। मतलब कोई भी, जितने जब से मैंने करियर स्टार्ट किया, मैंने कभी भी यूएस का फिजिकल डेफिसिट कितना है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, कभी नहीं सोचा। करेक्ट। ये सारे प्रॉब्लम अभी हम सोचने लगे हैं, बिकॉज क्या हुआ है कि सॉवरीन की भी डेट टू जीडीपी की एक लिमिट आ गई है। अच्छा। यूएस डेट टू जीडीपी टुडे इज एट 120% ऑफ जीडीपी, जो सेम लेवल था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। बट डिफरेंस क्या है वर्ल्ड वॉर 2 और वर्ल्ड वॉर 1 के बीच में, कि वर्ल्ड वॉर 2 में यूएस वाज अ क्रेडिटर नेशन। उनके पास दुनिया के गोल्ड रिजर्व्स थे, उनके पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेजरी और एसेट्स थे। आज क्या है, यूएस हैज बिकम अ डेटर नेशन। सो फॉरेनर्स उनके कैपिटल, दे नीड फॉरेन कैपिटल लॉट मोर रादर देन फॉरेन कैपिटल नीडिंग देम। करेक्ट। सो टू दैट एक्सटेंट इश्यू ये है कि अगर आप फॉरेनर हो, आपको दिखता है ये इसकी इतनी हाई डेट टू जीडीपी है, प्लस अभी मेरे को भगा रहा है। सो अपने आप ही डेट के प्रॉब्लम बहुत उभर के आते हैं। एंड एक बहुत अच्छा, मतलब डेट लिमिट के लिए एक पॉइंट बोला जाता है, ये फर्ग्यूजन लिमिट करके बोलते हैं। सो ये एलेक्स फर्ग्यूजन फिलोसोफर है 18th सेंचुरी के, उन्होंने ये लिमिट बनाई थी। उनका कहना था कि कोई भी ग्रेट एम्पायर या कोई भी रिजर्व करेंसी, वो ग्रेट
होना बंद कर जाती है जब उनका इंटरेस्ट एक्सपेंस मिलिट्री एक्सपेंस को क्रॉस करता है। वाह, इनफैक्ट आप और कपिल इस पे कितनी ज्यादा चर्चा करते हैं, और ये Correct. इन्फ्लेक्शन अमेरिका का अभी Yes, अभी हुआ था। है। वाह, ओ ये कॉन्टेक्स्ट है उसका। Yes, so that is where there is genuine merit in acknowledging कि यूएस में डेट का प्रॉब्लम है। The approach is where the challenge is. अच्छा, सो डेट का प्रॉब्लम अगर आप देखोगे सॉवरीन वर्सेस कॉर्पोरेट में एक बड़ा डिफरेंस आता है, स्पेशली वर्सेस यूएस जैसे सॉवरीन में, कि कॉर्पोरेट में अगर डेट का इश्यू है आप उसको रिस्ट्रक्चर करते हो, ठीक है, मतलब उसमें से कुछ एसेट निकालते हो, उसकी डेट कम करते हो, उसकी मोटोरियम करा देते हो, सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, यूएस जैसी रिजर्व करेंसी में वो ऑप्शन है ही नहीं। मतलब इट्स लाइक भगवान का, मतलब भगवान पे शक करना जैसा, मतलब सो यूएस जैसी रिजर्व करेंसी के लिए डेट टू जीडीपी अगर आपको कम करना है तो दो तरीके हैं, या तो आप न्यूमरेटर को अटैक करो या डिनोमिनेटर को अटैक करो। ठीक है, नाउ ये इनका जो अप्रोच है, जैसे हमने रिपोर्ट में लिखते हैं, इस कॉन्ट्रैक्शनरी डीलेवरेजिंग, वो न्यूमरेटर को अटैक कर रहे हैं। नाउ न्यूमरेटर को कैसे अटैक कर रहे हैं? दो तरीके से, वन इज थ्रू डॉज या स्पेंडिंग कट्स, और दूसरा वन ऑफ द वेरी बिग इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ टैरिफ्स इज रेजिंग रेवेन्यूज। अच्छा, क्योंकि टैरिफ से क्या है कि इनका यूएस में रफली $3 ट्रिलियन ऑफ गुड्स इंपोर्ट होते हैं, और उसमें अगर आप 2% से सीधा 20% लेके जाओगे, इट्स अ बिग डेल्टा। 600 बिलियन का 600 बिलियन किटी आ जाती है आपके पास ओवरनाइट। सो दैट इज वन ऑफ द बिग रीजंस आल्सो फॉर इम्पोजिंग टैरिफ्स। नाउ द चैलेंज इज कि किस एजेंट के ऊपर ये इम्पोज कर रहे हो आप। हाँ, इन द सेंस, आज अगर आप यूएस में देखोगे, डोमेस्टिकली भी बहुत इम्बैलेंसेस है, वहां पे भी इनइक्वालिटी इज वेरी हाई, एंड इट इज द टॉप 1 पर टॉप 10% जहां पे इनकम इज कॉन्सेंट्रेटेड। बट टैरिफ्स अगर आप लगाते हो, द इम्पैक्ट इज फेल्ट बाय द मासेस, यस, क्योंकि आपके जूते कपड़े जो भी रोजमर्रा की हाँ चीजें महंगी रोज बनाने होती की चीज महंगी हो जाती है, जहाँ पे वैसे ही इनकम और सेविंग्स वीक है बहुत सालों से। हम्म, सो अगर आप उनके ऊपर टैक्स करोगे, द मल्टीप्लायर और नेगेटिव साइड इज वेरी हाई। दूसरा, यू आर डूइंग दिस एट अ टाइम जब आप उनकी सोशल मेडिकेयर मेडिकेट के प्रोग्राम भी कम कर रहे हो, तो इन अ वे आप डबल स्क्वीज करा रहे हो। उनकी इनकम भी बहुत साल से वीक है, प्लस आप उनको जो वेलफेयर स्कीम देते थे वो भी आप थोड़ा कम करने की कोशिश कर रहे हो, और उनके ऊपर नया टैक्स भी डाल रहे हो, और जो चीजें वो खरीदेंगे महंगी हो वो महंगी हो जाएगी। सो दैट्स वेयर आई फील कि इनका जो अप्रोच है वहां प्रॉब्लम है, कि जहां पे डोमेस्टिकली चीजें इम्बैलेंस्ड है उसको फिक्स नहीं कर रहे हैं। और इनफैक्ट वन ऑफ द स्टेटेड गोल्स ऑफ टैरिफ्स इज आल्सो टू प्रोवाइड कॉर्पोरेट्स, जो उन्होंने टैक्स कट्स ट्रम्प 1.0 में दिए थे वो भी एक्सपायर हो रहे हैं, उनको परमानेंट करने के लिए ये टैरिफ्स लगाया का रेवेन्यू यूज करेंगे ना। वो मेरे को लग रहा है मे नॉट बी नेसेसरी, क्योंकि कॉर्पोरेट्स वैसे ही कैश रिच है, उनको कैपिटल कंस्ट्रेंट या टैक्स रेट इज नॉट अ हर्डल फॉर इन्वेस्टिंग। वो इसलिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे बिकॉज उनको आरओई आरओसी से बहुत ज्यादा लगाव या प्यार है। तो उस सिनेरियो में अगर आप वहां पे टैक्स करने की बजाय रेवेन्यूज अगर आप आम आदमी से रेस करोगे तो वो प्रॉब्लम है। नाउ अ गुड एग्जांपल और टेम्पलेट हमारे पास इसका है इज व्हाट हैपेंड विद द सॉवरीन्स ऑफ यूरोप। ओके, अगर आपको सबको याद होगा कि ग्रीस, स्पेन, पोर्चुगल फेमस पिग्स इकोनॉमी करके बोलते थे। उनका 2010 से 2013 जब यूरोपियन क्राइसिस आई, इनका भी अप्रोच सेम था कि न्यूमरेटर को खर्चा कम करो ना। उस चक्कर में क्या हुआ, खर्चा कम करने के टाइम बाहर ग्लोबल ग्रोथ भी वीक थी। यस, तो इन्होंने जैसे खर्चा कम किया, इनकम और डबल स्पीड से कम हो गई। सो डेट टू जीडीपी का रेशियो जो है वो इंप्रूव ही नहीं हो पाया, और वो और खर्चा कम किया और इनकम करते गए, तो ये विशेष रूप में फंस गए। इनका जब इंप्रूवमेंट टर्नअराउंड तब आया जब मारियो ड्रागी जी आए, उन्होंने बोला विल डू व्हाटएवर इट टेक्स, उन्होंने क्यूई की, रेट्स नीचे लेके आए और इनकम को बूस्ट किया, डिनोमिनेटर को बढ़ाया। सो डेट का प्रॉब्लम सही है, बट अप्रोच इनका भी है न्यूमरेटर का, वो मल्टीप्लायर्स और वो सबको अकाउंट ही नहीं कर रहे, especially in the context of global growth and domestic growth. आज यूएस इज द वर्ल्ड्स इंजन। एब्सोल्युटली, ऐसा नहीं है कि बहुत दुनिया बाहर की दुनिया अच्छी है कि आप उस पर फ्री राइड करके आपकी डेट की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। पूरी दुनिया की रेलगाड़ी का इंजन अमेरिका है और हम सारे बोगी पीछे चलते हैं। करेक्ट, ये मानना पड़ेगा। यस। तो अगर आप खुद की में ही ऐसे करोगे डिस्ट्रप्शन, सो द कैस्केडिंग इम्पैक्ट खुद के ऊपर ही बहुत ज्यादा हो जाएगा। सो वो बेटर अप्रोच विल बी कि आप डिनोमिनेटर को टारगेट करो।
लेकिन देखो अभी दिक्कत ये है कि हमारे हाथ में वो है नहीं, जो Correct. अप्रोच उन्होंने ले ली है Correct. उससे हम हमको एनालिस Yes. कर रहे हैं कि हम कहाँ जाएं, क्या करें। करेक्ट। अब इसका अगला मेरा सवाल है कि अब आप जो कर रहे हैं वो इन्फ्लेशनरी है, करेक्ट। ठीक है। इन्फ्लेशन टिपिकली बुरा होता है, या लेकिन हाई डेट इकोनॉमी के लिए इन्फ्लेशन अच्छा होता Yes. है। व्हाट वी कॉल कि यू कैन इन्फ्लेट अवे द डेट। डेट। करेक्ट। अब इन्फ्लेशन पे दोनों पहलू पे आप बताओ, आप क्या सोचते हो? या सी अगेन इज अ वेरी गुड क्वेश्चन अजय। इन्फ्लेशन पे अगर आप देखोगे, यूएस में दे हैड वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी टू यूज इन्फ्लेशन एंड डीलेवरेज। यस जैसे कोविड के बाद 10-15 साल के बाद इन्फ्लेशन ऊपर आई, यस और भले ही सप्लाई डिसरप्शन के आई, वो ऊपर आई। एंड अगर तब फेड पेशेंट होते, हाँ तो आज यूएस की सॉवरिन डेट टू जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, वो सब काफी इजी और काफी अच्छे लेवल पे होती। इन्फ्लेशन सर्टेनली 3-4% पे सेटल होता, अभी जो 2-3% में है उससे थोड़ा रहने देना चाहिए। थोड़ा रहना चाहिए था। तो इतनी सारी जो दिक्कत है वो बहुत कम हो जाती। बट वन ऑफ द रीजंस व्हाई वो रहने नहीं दिया उन्होंने तब इज बिकॉज ऑफ व्हाट एवर द पॉलिटिकल सिस्टम, कि वहां पे यूएस कांग्रेस ने मैंडेट दिया है फेड को टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट। यस एंड प्राइस स्टेबिलिटी उनके लिए मतलब रफली 2% टाइप है। सो यहाँ पे आई थिंक अगर वो कांग्रेस के साथ मिलके अगर काम करेंगे तो उनके लिए फायदा होगा, विच इज कि फेड को बोलो कि अभी तुम्हें टारगेट 2% इन्फ्लेशन नहीं करना है, तुम 4% करो। अच्छा तो उससे क्या होगा कि एक बार जरूर सबको पिंच लगेगा, मतलब सबकी रोटी महंगी होगी, कपड़े महंगे होंगे, बट उसका सोल्यूशन भी वही है डेट का, कि आपको इन्फ्लेट अवे डेट करोगे तभी you'll come out of it. अंडरस्टूड। So that is one aspect. Now second is tariffs जो लगा रहे हैं वो लोग, वो is a stagflationary shock which will eventually move to a recession. It is not necessarily inflation. Now जब ये इस टाइप के शॉक्स डालते हो आप, सप्लाई शॉक या इवन टैरिफ्स वाली चीजें, अपने आप ही वो डिमांड को किल कर देती है। करेगा ही ना, अगर दिमाग आप चीज इतना बढ़ा दोगे दाम तो डिमांड कम होगी। करेक्ट करेक्ट। एंड इवेंचुअली वो रिसेशन में कन्वर्ट हो जाता है। ओके सो इन्फ्लेशन मेरे को लग रहा है कि मार्केट इज ऑलरेडी सेंसिंग द फेज 2 ऑफ इट, which is why oil and everything is falling. Yes, commodities are correcting so much. So in this scenario, it is very, very important that there is a policy offset to this, which is that Fed says कि मेरे को अभी मतलब इन्फ्लेशन जो तारीफ का आएगा वो शायद वन टाइम होगा, और वो अगर आता भी है तो गुड्स में कुछ कुछ जगह पे ही होगा, बट बाकी जगह जो डिमांड की होगी सर्विसेज एंड ऑयल और वो सब से विल ऑफसेट सम ऑफ द गुड्स इन्फ्लेशन। And because my policy acts as a lag, I should cut rates now only. Interesting. Then I think this can have some benefit. But अगर Fed अड़ा रहा है कि नहीं हमें इन्फ्लेशनरी है and we have to fight this inflation, then I think we are headed for a much longer pain of sorts per se. जो अभी इनका स्टांस है, but you know, knowing Fed, they are very very circumspect of financial instability और वो बहुत जल्दी अपना व्यू चेंज भी कर सकते हैं। But inflation is a necessary evil to come out of the debt burden of America. तो फिर अगला सवाल है, इन्फ्लेशन नेसेसरी इविल है, उसकी जरूरत है, लेकिन इन्फ्लेशन के सेकेंड ऑर्डर एक्चुअली इफेक्ट्स हैं कि डिमांड गिरेगी, थोड़ी स्लो डाउन आ सकती है। बाकी नियर टर्म फिर क्या हो सकता है, भारत में, दुनिया में क्या डिसरप्शन आ सकता है? या अगेन वेरी गुड क्वेश्चन, एंड हियर मैं केवियट देना चाहता हूँ कि ये वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ रीसेट्स है। बिल्कुल, ये पूरा रीसेट है, बहुत अनसर्टेनिटीज है, एंड इसमें बहुत सारी चीज हो सकती है। ये जो हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो वन ऑफ द फ्रेमवर्क्स है। अच्छा, तो इसमें मेनी मूविंग पार्ट्स है, सो वी इवैल्यूएट एज एंड व्हेन इट कम्स। But I think the most important aspect of the current activity that Trump administration is doing, I think, is not so much on the economic side. अच्छा, The economic shock तो definitely होगा ही, और उसमें negotiations होंगे, to and fro होंगे. But I think the first impact will actually be on financial markets. Okay. I think people are too focused on tariffs कि किस पे कितनी तारीफ लग रही है, उससे कितनी जीडीपी शेव ऑफ होगी, उससे कितना ग्लोबल ग्रोथ शेव ऑफ होगा। इवेंचुअली ये सारे नंबर्स है, सबके डायरेक्ट इंपैक्ट सबको पता है, बट सेकंड राउंड इंपैक्ट और वो सब गेज करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज कोई हिस्ट्री है नहीं प्रेसिडेंट हमारे पास। द
bigger impact or worry that we need to consider is the financial markets. Because financial markets क्या कि वो पहले ही pricing करती है. एंड आज हमारी दुनिया बहुत ज्यादा हाइपर फाइनेंशियलाइज्ड है. सो तभी आप देखोगे कि लास्ट 1 वीक में फाइनेंशियल मार्केट्स में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी हुई है. सो फॉर एग्जांपल, आफ्टर ट्रेड वॉर्स वी हैव सीन अ सिंक्रोनस फॉल in S&P 500, oil and US high yield spreads. Yes, and commodities. And commodities, Yes. copper also. Yes. इतना synchronous fall generally रिसेशन में होता है या अपने आप ही रिसेशन लेके आने की क्षमता रखता है. जो आप रिफ्लेक्सिविटी की का जिसको बोलते हैं जॉर्ज सोरोस की जो थियरी है. Yes. कि अगर आप कोई फैला देगा कि कोई बैंक में कुछ इश्यू है, उसमें इश्यू नहीं भी होगा तब भी बैंक हो जाएगा, बिकॉज लोग अपने आप चीजें लेके जाएंगे. Yes. सो फाइनेंशियल मार्केट्स में भी दैट वर्क्स वेरी वेल. और आज क्या हुआ है कि लास्ट 15 साल में वी हैव बीन लिविंग इन अ क्यूई वर्ल्ड. मतलब लास्ट 4-5 साल में दैट क्यूई हैज चेंज, बट देयर इज अ ओल्ड लेगेसी ऑफ क्यूई वर्ल्ड. यस. उस क्यूई वर्ल्ड में हर एसेट प्राइस में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल इंजीनियरिंग हुई है. फाइनेंशियल इंजीनियरिंग मतलब कि लेवरेज बहुत ज्यादा हुआ है. वो लेवरेज डायरेक्टली किसी को नहीं दिखता है, बट वो बहुत अलग अलग जगह जाके बैठता है. तो जब ये लिक्विडिटी टाइट होती है या एसेट मार्केट्स इधर उधर मूव होते हैं, तो कौन सी चीज कहाँ फटेगी किसी को नहीं पता. राइट. और अब अभी जो मुझे लग रहा है कि अब तक रिस्क एसेट सेल ऑफ हो रहे थे, the biggest worry is now spilling over to US treasuries itself. Yes. The safest haven in the world. So a sharp move from 4% to 4.47 vertical गया है. Yes, vertical गया है. And this is very very worrying. Yes. And one of the reasons ये ऐसा हो रहा है is because कि US treasury market में बहुत सारा hedge fund का dominance बढ़ गया है. तो historically sovereigns खरीदते थे US treasury. Yes. आप कह रहे हैं कि वो shift होके levered hedge funds खरीद रहे हैं. Yes. इंटरेस्टिंग. सो अगर आप देखो कि हिस्ट्री ऑफ यूएस ट्रेजरीज की पहले यूरोपियन ने काफी खरीदा वर्ल्ड वॉर के बाद. बिल्कुल. उसके बाद जापान ने काफी खरीदा. उसके बाद चाइना ने खरीदा. लास्ट 10 साल में क्या हुआ है कि ग्लोबली सेंट्रल बैंक ने खरीदना ही बंद कर दिया है. तो उसमें इनिशियली कमर्शियल बैंक्स ऑफ यूएस ने काफी खरीदा, बट टू मेक द मार्केट मोर लिक्विड इन्होंने काफी डीरेगुलेशन किए और एक बेसिस ट्रेड करके बोलते हैं. तो उसमें हेज फंड्स क्या करते हैं कि कैश में लॉन्ग करते हैं और फ्यूचर्स में शॉर्ट करते हैं. वो 3-4 बिप्स या 5 बिप्स कुछ कमाते हैं, उसको लेवर करते हैं, उसको 50 गुना, 50 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना ऐसा कुछ लेवरेज करते हैं. एंड उसमें नॉर्मल टाइम्स में इट्स ऑल नो इश्यूज एट ऑल, कोई इश्यू नहीं है. बट जब कोई एसेट प्राइसेस ऊपर नीचे होती है, सो ये लिक्विड कोलैटरल है आपके पास, आप थोड़ा इसको लिक्विडेट करते हो, और फिर जो रेपो मार्केट है उसमें स्पाइक्स आते हैं और वहां पे मार्जिन रिक्वायरमेंट्स और बढ़ जाती है ना. वहां पे अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट्स बढ़ती है आपकी, तो क्या होता है, ये ट्रेजरी का जो ट्रेड है वो अनवाइंड होता है. यस, यू हैव टू कट योर ग्रॉस. यस. और दैट कैन हैपन इन अ वेरी एड हॉक मैनर. सो इस सिनेरियो में द रिस्क इज कि यूएस ट्रेजरी, व्हिच इज द बेंचमार्क ऑफ ऑल asset pricing in the world, absolutely, for all assets, not yes, globally, yes. That can start shaking very quickly. And अगर आप देखोगे 2020 में भी ये हुआ था अजय. So there was a 20-day window from March 10 to probably March 25th or so, where US bond yield moved up from 0.5 to around roughly 1. Yes. Well, yeah, 1.2 actually. Fed had intervened big time. Yes. Fed came with a 1.6 trillion QE in 1 month. Yeah, now I remember. Bilkul, yes. So the worry is कि today hedge funds की position treasury market is 2x of that era, and the difference between then and now is कि that time deflation was the writing on the wall. Because it was a humanitarian shock, it was a lockdown, और उसमें moral hazard का कोई concept ही नहीं है. I mean, you can't blame a business or you can't ask a business to prepare for a lockdown. Yes. तो उसमें पॉलिसी मेकर्स कुड गो ऑल इन. यस. मतलब फेड कुड गो ऑल इन. Yes. 1.6 ट्रिलियन ऑलमोस्ट ही सेड कि जो भी एसेट होगा हम लोग खरीद लेंगे. सो टुडे द डिलेमा इज कि ऑल इन जाने के लिए फेड का हर्डल रेट इज मच हायर, बिकॉज़ इकोनॉमी स्ट्रांग है, एम्प्लॉयमेंट. यस, एंड इन्फ्लेशन का रिस्क भी है टैरिफ साइड से एटलीस्ट. सो उसमें वो डिली डैली हो सकता है फ्रॉम अ पॉलिसी रेस्पॉन्स पर्सपेक्टिव. अच्छा. वो इवेंचुअली आएगा ही. अच्छा. एंड दूसरा रिस्क क्या यूएस ट्रेजरी में कि यूएस ट्रेजरी फॉरेनर्स हैव अ लॉट ऑफ होल्डिंग. यस. So retaliation can come not just in the form of trade tariffs but also in capital.
In the sense, if argument US is making that manufacturing needs to go home, come home, defense needs to come home, foreigners can say even our capital needs to come back home. And if they withdraw from US treasuries and yields spike, then hedge fund positions can unwind even more sharply. So and can magnify that for. So then your reflexivity starts coming in. One thing and then one thing leads to another and vicious cycle. ये जो लूप होता है इसको सेंट्रल बैंक ही ब्रेक कर सकता है. And वो करेंगे भी for sure because their tolerance for treasury market disruption is very low. The only worry is lead and lag, which is that will they be timely enough to ensure कि कुछ भी carnage ना हो, या will they see कि एक आध इंस्टीट्यूशन को इश्यू हो गया है and then they come all in. जैसे लीमन क्राइसिस में भी सबप्राइम क्राइसिस सबको पता था, लेकिन इन्होंने लीमन को जाने दिया कि बोलने के लिए कि हमें मॉरल हज़ार्ड सिखाना है, और उसके बाद सारी दुनिया को बचा लिया. सो यहाँ पे भी टाइमिंग इज ऑफ एसेंस. लाइक फॉर एग्जांपल आफ्टर एसवीबी क्राइसिस दे आर वेरी टाइमली. तो फिर कुछ चार्ट्स पे फिर एक और बात करना चाहूंगा मैं. पिछली बार जब आप आए थे आपने कहा था कि वैल्यूएशंस महंगे हैं, यूएस के भी भारत के भी. दूसरी बात आपने कहा था कि मार्जिन्स मोस्ट सेक्टर्स में अमंग्स द पीक हैं. इन दो चार्ट्स में आप कहना चाह रहे हैं कि डिस्पाइट रीसेंट करेक्शन इन S&P 500 एंड निफ्टी, वैल्यूएशंस अभी भी रीजनेबल नहीं हुए. पहले करंट वैल्यूएशंस की बात करते हैं, फिर बात करेंगे कि अगर मंदी आती है, हम तो तेजी का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बाई चांस आती है तो बॉटम कहां होता है बाजार का, राइट? सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद दिस चार्ट, देन आपका बॉन्ड यील्ड चार्ट पे बात करेंगे. ठीक है. सो आई थिंक वैल्यूएशंस पर्सपेक्टिव से आप देखोगे, यस, आई मीन फ्रॉम मार्केट एट द पीक of 21-22 PE या 150% market cap to GDP, we have moved lower. Yes. To now around roughly 18-19x range, or from 150% market cap to GDP, probably around 120% market cap to GDP. Which one could argue, hypothetically, is a meaningful, compression of sorts per se. Yes, I see that here. Yeah, but valuations should always be looked in the context of earnings and interest rates. बिकॉज अगर आप वैल्यूएशन का डीसीएफ मॉडल बनाओगे, न्यूमरेटर में अर्निंग्स आती है, डिनोमिनेटर में रेट्स आते हैं. ठीक है. सो वैल्यूएशन सही है या गलत है वो डिपेंड करता है कि आप उस चीज के लिए कितना अर्निंग्स मिल रही है, या आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है उसका. बिल्कुल. नाउ टुडे वैल्यूएशन जरूर 20-21 से 18 हो गया है. ठीक है. बट अर्निंग्स ग्रोथ भी 20% प्लस जो 24 में थी वो 5-6% की आ गई है. अच्छा. एंड इंटरेस्ट रेट्स वही के वही हाई है, यूएस और इंडिया का एवरेज करेंगे तो. सो टुडे इफ आई हैव टू सी, वैल्यूएशंस आर प्रोबब्ली क्लोज और ऑलमोस्ट देयर एट 10-year एवरेज. सो दैट आर्गुमेंट इज राइट. ठीक है. बट अर्निंग्स आर मच बिलो 10-year एवरेज एंड इंटरेस्ट रेट्स आर मच अबाउ 10-year एवरेज. सो इसमें रीअलाइनमेंट होना बहुत जरूरी है. या तो रेट्स गिर जाए तो उससे टेलविंड आ सकती है, या अर्निंग्स बढ़ जाए. बट अर्निंग्स बढ़ने के लिए आपको टॉप लाइन चाहिए, बिकॉज मार्जिन का लीवर आप एग्जॉस्ट कर चुके हो, और टॉप लाइन के लिए आपको एक्सपोर्ट्स चाहिए, डिमांड चाहिए. बिकॉज लास्ट टाइम अपनी चर्चा हुई थी कि 2/3 ऑफ आवर इंडिया टॉप लाइन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज लिंक टू ग्लोबल. यस. सो अगर ग्लोबल ग्रोथ अनसर्टेन है, सो टॉप लाइन का जो भी स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से स्लो डाउन होगा. मार्जिन ऑलरेडी हाई है, और मार्जिन ऑलरेडी हाई है. सो अर्निंग्स का तो इनफैक्ट देयर इज मोर डिसेलरेशन का रिस्क रादर देन एक्सेलरेशन. ओके. सो फ्रॉम तो अगर डिसेलरेशन रिस्क है, या और आपने इस रिपोर्ट में साइकिल्स की बहुत अच्छी एनालिसिस करी है, मैं चूंकि हम एक पोजीशन लेके बैठे हैं फंड में, मैं आपको बताता हूँ मैं कैसे सोच रहा हूँ इस वक्त, फिर आपसे पूछना चाहूंगा. मेरी किसी एक हमारे इन्वेस्टर से बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि उसने पूछा कि हाउ आर यू पोजीशन. मैंने कहा माई पोजिशनिंग इज हेड्स आई विन, टेल्स आई सर्वाइव. कि मैं जिंदा रहूं, दोनों तरफ पैसा बनाना मुश्किल है. और इस वक्त वो अमेरिका में कहते हैं ना, डियर इन हेडलाइट्स. कि अगर एक हरिन एक गाड़ी के सामने आ जाता है एंड द लाइट्स आर वेरी ब्राइट, उसको मालूम ही नहीं है खड़े रहूं, भागूं, इधर जाऊं, फ्रीजिंग. करेक्ट. ये जो डियर इन हेडलाइट्स का सिनेरियो है, इसमें आपने एक बहुत बढ़िया चार्ट बनाया है, अर्निंग्स यील्ड और बॉन्ड यील्ड. सीधा सवाल है, मार्केट का बॉटम कैसे पकड़ते हैं? करेक्ट. इज दैट अ गुड क्वेश्चन टू आस्क यू? बताइए. करेक्ट. सो आई थिंक द आंसर टू दैट लाइज इज कि
इंटरेस्ट रेट्स नीड टू सॉफ्टन मटीरियली, बिकॉज एक बार क्या है कि अपने अर्निंग्स या ग्रोथ स्लो में चला जाता है, यस, तो अपने आप कुछ नहीं होता, नहीं होगा, उसमें स्टिमुलस चाहिए, स्टिमुलस चाहिए होता है, यस, मॉनेटरी एंड फिजिकल एंड आइडली बोथ. यस, सो स्टिमुलस के अकॉर्डिंग वी हैव टू फिगर आउट कि बॉटम कब हो रहा है. हाँ, अगर स्टिमुलस इज मीनिंगफुल, लार्ज एंड टाइमली, देन आई थिंक बॉटम जल्दी हो जाएगा, और अगर नहीं है तो टाइम लगेगा. बट अगर आपको इवैल्यूएट करना है कि हमने स्टिमुलस इनफ आ गया है नहीं आया, तो आप मार्केट्स को रेट्स के साथ कंपेयर करो, बिकॉज अर्निंग्स का तो आपको हवा है नहीं कब होगी ये नहीं. सो अगर आप इक्विटीज वर्सेस रेट्स, इफ दे आर वेरी चीप वर्सेस रेट्स, दैट इज वेयर इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स कम. वाओ, सो हमने जैसे आप ये चार्ट डाला है, विच इज अर्निंग्स यील्ड माइनस बॉन्ड यील्ड. बॉन्ड यील्ड हम लेते हैं एवरेज ऑफ यूएस एंड इंडिया बोथ टेन्योर, एंड उसका रैशनल ये है कि यू हैव टू लुक एट कॉस्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम बोथ एफआईआई एंड डीआई पर्सपेक्टिव. सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट अगर आप देखोगे, दिस मेट्रिक हैज अ वेरी गुड प्रेडिक्टिव पावर ऑफ नेक्स्ट 12 मंथ रिटर्न. ओके, तो और अभी हम कहाँ हैं? अभी भी इक्विटीज आर वन स्टैंडर्ड डिविएशन एक्सपेंसिव आई सी दैट, versus bonds. यस, So which tells you that perhaps bottom is little far away. Now, इसमें bull case scenario is that something happens in disruption happens in treasury market. Fed comes all in with the bazooka रेट्स, and बहुत जल्दी market को stabilize bottom कर देगा and you have a equity rally. The very bad case is that Fed and Trump, it goes on and on tit for tat. We don't know who will budge when. Some great event happens and you see a market meltdown, and even then policy response comes with a lag. ओह, So इसमें exactly कब होगा बताना बहुत मुश्किल है. बट जिस तरह आप कह रहे हैं डाउनसाइड बायस अभी भी है. Yes, अभी भी है, अभी भी it's not yet flashing green, because even domestically we are not getting enough stimulus. गवर्नमेंट अभी फिजिकल कंसोलिडेशन के पाथ में है. आरबीआई ने रेट जरूर काटे हैं, मतलब कोई दो बात नहीं है उस पर, बट क्या है कि ग्रोथ ज्यादा स्पीड से डिसलेट हो रहा है, स्पेशली ग्लोबल अनसर्टेनिटी. यस, 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 इसमें 25-50 से नहीं होगा, बहुत ज्यादा काटने पड़ेंगे और बहुत लिक्विड इंजेक्शन करनी पड़ेगी ताकि ट्रांसमिशन बहुत जल्दी हो जाए नीचे तक, वरना इसमें नॉर्मलाइज होने में काफी टाइम लग सकता है. अच्छा, मैं आपको एक कैस्केडिंग इफेक्ट का किस्सा बताता हूँ. लोग सब कह रहे हैं ना कि जैसे अभी किसी से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि यार टैरिफ तो अमेरिका में लग रहा है, हमें क्या दिक्कत है. करेक्ट. तो आपको मैं एक ट्रू स्टोरी बताता हूँ. एक व्यापारी से हमारी बात हो रही थी, आप लोगों को ये सुनना चाहिए. वो पेपर बनाते हैं, करेक्ट. उनकी कैपेसिटी है 1000 टन Okay. ओनली. ठीक है, हमें लगता है 1000 टन बहुत ज्यादा है. हम्म. उनका जो कॉम्पिटिटर है वो है कोरिया की कंपनी. कोरिया की कंपनी की कैपेसिटी है 50,000 टन. करेक्ट. इंडिया के व्यापारी से 50 टाइम्स हाई. हम्म. कोरिया का जो कंपनी है वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है. Correct. अगर 50,000 टन आपकी कैपेसिटी है, एवरी वीक यू आर एक्सपोर्टिंग 1000 टन, या जो हमारे इंडियन की साल की कैपेसिटी. करेक्ट. एट एनी पॉइंट इन टाइम ये कोरियन कंपनी के 2 जहाज समंदर में हैं, हजार टन के. करेक्ट. अमेरिका जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं. ठीक है, अब अगर अमेरिका ने 40% टैरिफ लगा दिया उस कागज पे, तो ये इंसान कहां करेगा? वो क्या बोलेगा? जहाज को घुमाओ, हाँ. जहां जीरो टैरिफ है वहां डंप करो. या करेक्ट. ये कैस्केड होना ऑलरेडी शुरू हो गया Yes. है. तो वो डियर एंड हेडलाइट्स और लोग एकदम फ्रीज हो गए हैं कि क्या करें. करेक्ट. अब अगर वो जिस दूसरे देश में भेज रहा है वो अगर टैरिफ बढ़ा दें तो ये जहाज तो घूमते रहेंगे, हाँ. प्राइस पूरी वॉलेटाइल हो यस, गई. ये परेशानी है. एब्सोल्युटली राइट राजा. इनफैक्ट अगर आप जैसे देखो कि 2018 के बाद भी जब ट्रम्प 1.0 ने चाइना पे सिर्फ तारीफ लगाई थी, यस, तब भी यही प्रॉब्लम हुआ था. चाइना ने सारा माल रीरूट कर दिया था मेक्सिको और वियतनाम के थ्रू, हाँ, और इवेंचुअली यूएस की ट्रेड डेफिसिट कमी नहीं हुई. यस, वही. इनफैक्ट एक चार्ट मुझे याद है, आपने मुझे दिखाया था, जहां चाइना यूएस की ट्रेड डेफिसिट में कम फर्क हुई. पड़ा है, बट ओवरऑल चाइना मैन्युफैक्चरिंग उतना ही है. हाँ, उतना ही है. और चाइना वियतनाम मेक्सिको ऐड करो तो अमेरिका के बराबर हो जाता है. एग्जैक्टली. सो तो देन टेल मी, नियर टर्म, हाँ, फिर अगर मैं एक इन्वेस्टर हूं, या मुझे क्या करना चाहिए? सी आई थिंक अनलेस वी गेट एनी क्लैरिटी, आई थिंक कैश इज किंग. वाओ, इसमें नियर टर्म में स्पेशली यू शुड एटलीस्ट इंश्योर ड्रॉडाउन्स ना हो. आई मीन यू माइट हैव टू एंड अप आर्ग्यूमेंट पीपल माइट मेक कि अगर आप क्राइसिस को यूज नहीं करोगे या करेक्शन को यूज नहीं करोगे पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए, तो अपसाइड मिस हो सकती है. आंसर टू दैट इज राइट, बट उसमें वैल्यूएशन का स्टार्टिंग पॉइंट बहुत जरूरी है, और इतने डर चीप होने चाहिए प्राइसेस, या फिर पॉलिसी की क्लैरिटी आनी चाहिए.
अभी क्या है कि तीनों नहीं हुए हैं। ना टॉप लाइन के बारे में पता है, हाँ, ना वैल्यूएशन महंगे वही है। हैं, और पॉलिसी रिस्पॉन्स का पता ही नहीं। नहीं है। सो इस बैकड्रॉप में कैश इज किंग। इवन अगर आपका 5-10% अपसाइड मिस होता है, कोई इट्स बात ओके, बट कैश प्रिजर्व करके रखना चाहिए, बिकॉज अगर ड्रॉडाउन आता है और उसमें अपने डिप्लॉय करोगे तो आपका बहुत सारे साल का अल्फा इंक्रीज हो जाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 2007 के पीक में इन्वेस्ट करोगे तो आपका 15-20 साल का रिटर्न एफडी जैसा लगेगा। क्या बात है। और 2008 के बॉटम से अगर आप रिटर्न करोगे तो आपका सडनली दिखेगा बहुत हाई, मतलब है, Absolutely, totally मतलब agree. डेल्टा है। सो अगर आप 30-40% ड्रॉडाउन बचा लेते हो तो उसका कंपाउंडिंग इफेक्ट इज Yes, ह्यूज। yes. As I say, large loss avoid करना। यस। सो जैसे वॉरेन बफेट ने भी कहा था कि रूल नंबर 1 ऑफ इन्वेस्टिंग इज नेवर टू लूज मनी। Yes. रूल नंबर 2 is don't forget rule number 1. क्या बात। So from that standpoint, I feel in the current context, I think capital preservation is most important. Returns will probably be when policy clarity emerges or when the dust settles down. Until then, I think one should be very cautious and take a very defensive approach, is what I would say, Ajay. प्रतीक, बहुत बहुत धन्यवाद। एज यूजुअल कमाल का डिस्कशन था, बहुत Thank सीखने you. मिला। थैंक यू। Same here, Ajay. Thank you. माता पिता को गिरने से बचाए, आइडल वो साथी मदद पहुंचाए। प्यार है तो उनको बताओ, आइडल की सुरक्षा उनको